कि डिप्टी सीएम तो मोहरा बन के मरेगा इसमें तो खेल खेलने वाले खिलाड़ी और बहुत हैं। ठीक है, इनका डिपार्टमेंट है, इनका भी कुछ होगा, लेकिन इसके पीछे मैंने जो देखा है, हमारे रोहतक के दबंग जो यहाँ पे अपने आप को वो कहते हैं कि यहाँ का मैं सब कुछ मैं हूँ, उसके घर में शराब माफियों का आवागमन और नोटों के भरे भरे बैग उसके घर में पहुँचना। अखबारों में न्यूज़ मैं पढ़ता हूँ कि जो गोडाउन थे शराब के वो आज खाली हो चुके, जिनके अंदर करोड़ों रुपए का स्टॉक भरा पड़ा था, वो कहाँ है वो शराब? तो शराब सभी कई गुना रेटों में लोगों में बेच दी। यहाँ सारा खेल जो रोहतक झज्जर में चला जा रहा है उस दबंग मंत्री के, और उसके ऊपर किसका हाथ है कि सकता है? जो 100 रुपये की बोतल थी आज वो गरीब को, क्योंकि उसको लत पड़ चुकी है, वो शराब के बगैर नहीं रह सकता, उसको वो 400-500 रुपये में 100 रुपये की बोतल को खरीद कर उसको पीने का काम। आज आप सभी मीडिया के साथियों के साथ ये कॉन्फ्रेंस में जो इस कोरोना महामारी के दौरान जो मैंने महसूस किया कि आज अनेकों प्रकार की दिक्कतें जो समाज में किसान, मजदूर, व्यापारी को झेलनी पड़ रही है। ये ऐसा वक्त है कि यार पूरे संसार में महामारी फैली हुई है और देश और प्रदेश के हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि इस महामारी में हम सब मिलकर इसके साथ लड़ें और इसको फैलने से रोकने का काम करें। उसी संदर्भ में सरकारों का भी दायित्व बनता है कि सरकार भी आज इस संकट की घड़ी में अपने नागरिक का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का आज के हालत के अनुसार उनका पूर्ण रूप से जो सरकार का सहयोग और साथ होता है वो सबको मिले। लेकिन आज जिस प्रकार की स्थिति प्रदेश में देखने को मिल रही है, मेरा पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अनेकों मंत्रियों के साथ अनेकों बार यहाँ लोगों की समस्याओं को लेकर उनसे वार्तालाप टेलीफोनिकली होती रही है, और मैंने एक प्रतिनिधि होने के नाते जो दिक्कतें, तकलीफ़ें आम जनमानस की मैंने देखी हैं और जो लोगों ने मेरे सामने रखी हैं, उनको मैंने वहाँ बताने और उसके अपने सुझाव देने का काम भी किया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य समझता हूँ कि सरकार ने उन अनेकों बिंदुओं पर ध्यान ना देकर उसको अनदेखा करने का काम किया, जिसकी वजह से आज प्रदेश का किसान बुरी तरह पिस रहा है। पिछले सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो किसान की गेहूं की फसल 9-10 दिन में किसान अपनी पूरी फसल को, पूरे गेहूं को मंडियों में डाल देता था और किसान फ्री हो जाता था लगभग इस समय तक और अपनी अगली फसल की बुआई की तैयारी करता था। लेकिन अब की बार हालात ये है कि आज मंडियों को चले हुए 10 दिन के बावजूद भी
किसान का 25% अनाज भी मंडियों में नहीं गया है। और मैं ये बात एक और बताना चाहता हूँ आप सब साथियों के सामने। मेरा महम क्षेत्र में तो सरसों की फसल मात्र 5-6 गांव में होती है, और इतने थोड़े से पोर्शन एरिया होने के बावजूद भी आज मेरे महम के किसान की 50% से ज़्यादा सरसों आज किसान के घर पे पड़ी हुई है। आज मुश्किल से 10 किसान 5 सुबह 5 शाम को किसान बुलाए जाते हैं और उनकी सरसों लेने का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया से आने वाले 1.5 से 2 महीने मेरे महम की सरसों खरीदने में लग जाएंगे। और जिस क्षेत्र में बड़ी तादाद में बड़ी मात्रा में सरसों उगाई जाती है, उन क्षेत्रों का क्या होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज गेहूं जिस प्रकार से गांव देहात में को मंडियों की बात करती है सरकार, वहाँ कच्चे में खुले में पड़ा है। आज भी आपने मौसम विभाग का जो आगे का अनुमान आया है, आज और कल में भी बरसात आ सकती है, हवाएं तेज़ तूफान आ सकते हैं, और आने वाली 5 और 6 तारीख को बारिश की घोषणा की है। और आज अनाज का उठाव, जो अनाज आ रहा है अभी तो बहुत कम अनाज आ रहा है, उसका 10 से 15% भी उठाव नहीं है। किसान का गेहूं खुले में पड़ा है, मिट्टी में पड़ा है। अगर बरसात आ गई तो उसका क्या होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार की प्रॉपर व्यवस्थाएं ना होने के कारण आज किसान की ऐसे दौर से गुजर रहा है कि आज किसान रोने में मजबूर है। और पिछले दिनों आपने देखा, 3 दिन पहले एक मेरे भराण गांव के किसान जब वो मशीन लेकर खेत में पहुंचा था अपने गेहूं की कटाई करने के लिए, उसकी आंखों के सामने उसके 5 एकड़ की फसल खड़ी गेहूं की, जो 2 घंटे के बाद उसकी गेहूं उसके घर आ जाने थे, उसके सामने जलकर राख हो गए। क्या मंजर रहा होगा उस किसान का। मैंने उसकी आंखों में वो दर्द देखा था, मैं मौके पर पहुंचा था। वो इसलिए था कि वो अगर ये मंडियों का खेल ओपन होता, मंडियों में ये आज का जो जिस प्रकार की मारामारी ये नहीं होती, तो वो किसान अपनी फसल को हफ्ता 10 दिन पहले काट के मंडी में डाल चुका होता। आज वही एक अगला केस मेरे मदीने के एक गरीब किसान का 4 एकड़ की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ये सब इस वजह से है कि किसान अपने गेहूं की कटाई नहीं करवा रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। जैसे ही उसके फ़ोन में मैसेज आ जाता है, गांव में मशीनें खाली खड़ी हैं, लोग कटवा नहीं रहे, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मैसेज आएगा गेहूं मशीन को लेकर खेत में जाऊंगा और 1 घंटे में निकाल कर मंडी में लेकर अपने गेहूं को पहुंच जाऊंगा। आज ये इस प्रकार की स्थिति है। कल को अगर बारिश आती है तो किसान को कितना बड़ा नुकसान होगा, इन चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए। और सरकार को, ठीक है, सरकार किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा देना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन उसमें कैसे दे, जैसे पिछली प्रक्रिया से फटाफट कांटे में तुलाव होता था और किसान को 10 मिनट के अंदर फ्री कर दिया जाता था, उस प्रक्रिया के तहत किसान का गेहूँ लीजिए, आप किसान को दीजिए ना खाते में, उसमें क्या दिक्कत है। इस प्रकार से किसान की लाइन क्यों लगवाई जा रही है, थोड़े थोड़े गेहूँ क्यों मंगवाए जा रहे हैं। इस बात को सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही आज किसान पिस रहा है दयनीय हालत में। अगली बात हम मजदूर की करें। आज प्रवासी मजदूर हरियाणा में नामात्र हैं, जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। जो बचे हुए हैं उनको कोई रोज़गार यहाँ मुहैया नहीं हो रहा, सब अपने घर पे जाने के लिए ला लेते हैं। कल मेरे रोहतक शहर में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। रात को उनके बेचारे प्रवासी मजदूरों को एक अफवाह उड़ा दी गई कि आप साइकिल से अपने घर जा सकते हैं, और उन्होंने रातों रात यहाँ के एक लाला ने जो गरीब की बेबसी का फ़ायदा उठाकर रात को अपनी दुकान खोलकर साइकिल की और 4-4 हज़ार रुपये में 5-5 हज़ार रुपये में उनको साइकिल बेच दी, और वो बेचारे रात को साइकिल उठा के चल पड़े। कितना भयंकर खेल आज गरीब के साथ खेला जा रहा है। अगली बात करते हैं हम, शराब पीने वाला कभी रुक नहीं सकता। आज प्रदेश के अंदर एक शराब माफिया का इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, और वो राजनीतिक आकाओं के आशीर्वाद से वैसे नहीं खेल सकते। वो
और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दावे के साथ और पूरे उसके साथ कहता हूँ, मेरे रोहतक के एक दबंग मंत्री जिसके ऊपर बड़े आकाओं का आशीर्वाद है, नोट भर भर के जो ना शराब माफिया उसके घर पे कल मेरे एक साथी ने मुझे बताया पूरा 4 बड़े बड़े बैग थैले काले रंग के नोटों से भरे उसके घर में पहुंचाए जाते हैं। आज 2 बैग वही माफिया उसके घर में भेज रहे हैं। ये खेल शराब माफिया का भयंकर रूप से खेला जा रहा है। गरीब आदमी, या तो सरकार पूर्ण रूप से इसको बंद किया तो इस पर रोकने का काम करती, लेकिन आज पुलिस इस कोरोना की महामारी में इतनी व्यस्त है, पुलिस क्या क्या काम करेगी। आज हमारी पुलिस के ऊपर वैसे ही बहुत लोड है। बड़ी ईमानदारी से निष्ठा से अपना पूरा जीवन उन्होंने इस महामारी में खड़े होकर लोगों को बचाने का, इस लॉकडाउन को सफल करने का काम हमारी पुलिस कर रही है। उसी के तहत आज इसको ना रोक पाने का बहुत बड़ा एक मैं इसके पीछे उस राजनीतिक काकाओं का जो आज खेल खेला जा रहा है, जो 100 रुपये की बोतल थी आज वो गरीब को, क्योंकि उसको लत पड़ चुकी है, वो शराब के बगैर नहीं रह सकता, उसको वो 400-500 रुपये में उस 100 रुपये की बोतल को खरीद कर उसको पीने का काम कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? आज मैं अखबारों में न्यूज़ मैं पढ़ता हूँ कि जो गोडाउन थे शराब के वो आज खाली हो चुके हैं, जिनके अंदर करोड़ों रुपए का स्टॉक भरा पड़ा था। वो कहाँ है वो शराब? वो शराब सभी कई गुना रेटों में लोगों में बेच दी गई। कितना बड़ा खेल शराब माफिया। आज मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, जो 1 साल में जो पैसा कमाता उससे ज़्यादा पैसा मात्र एक लॉकडाउन के दौरान शराब माफिया कमा चुके हैं। और उसका जब इतना बड़ा खेल आज प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है, सरकार की कोई जो नहीं। मैं ये कहता हूँ, तो इसी पे एक सवाल है कि जी, डिपार्टमेंट जो है जी सीएम के पास है, क्या लगता है कि देखिए मैं ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम तो मोहरा बन के मरेगा इसमें तो खेल खेलने वाले खिलाड़ी और बहुत हैं। ठीक है, इनका डिपार्टमेंट है, इनका भी कुछ होगा, लेकिन इसके पीछे मैंने जो देखा है, हमारे रोहतक के दबंग जो यहाँ पे अपने आप को वो कहते हैं कि यहाँ का मैं सब कुछ मैं हूँ, उसके घर में शराब माफियों का आवागमन और नोटों के भरे भरे बैग उसके घर में पहुँचना, क्योंकि उनके साथ कोई संबंध नहीं, सिर्फ एक ही संबंध है, वो पावरफुल आदमी है और शराब माफिया। यहाँ सारा खेल जो रोहतक झज्जर में चला जा रहा है उस दबंग मंत्री के, और उसके ऊपर किसका हाथ है ये सब जानते हैं, क्योंकि वो तो आज पावर में कुछ है ही नहीं। सरकार के द्वारा नकारा गया इंसान, जनता के द्वारा नकार के उसको घर बिठाने का, लेकिन आज भी वो जिस प्रकार पहले से ज़्यादा पावरफुल अपने आप को मानता है और उसके सह पे ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये आज बड़ा प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ आज इस महामारी में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस प्रदेश के लोगों की, गरीब की, किसान की दुरुस्ता को देखकर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार के सामने इन बातों को पहुँचाने का काम करूँ, ताकि इसके ऊपर कोई अच्छे से कार्रवाई करते हुए इस खेल को रोका जा सके और इस प्रदेश की गरीब जनता और किसान के साथ हो रहे अन्याय के बंद किया जा सके। क्या केंद्रीय सरकार को कोई इस तरह का लेटर जारी किया जाएगा आपकी तरफ से, कोई इसको रोकने या राज्यपाल को कोई? देखिए, मैं अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से भी, और मैं अपना लेटर जो है मुख्यमंत्री जी को और गवर्नर को लिखने की मेरा अपना उन सारी चीज़ों को संज्ञान में लाने का मेरा काम है ही, वो मैं सारी लाऊँ। लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती है ये तो मैं आम जनता को आपके माध्यम से सरकार को, पिछली बार मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें पूरे तथ्य के आधार पर रखी थी, वो कहाँ गई आप सब जानते हैं। मेरा काम मैं अपना बखूबी करूँगा, जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता उन चीज़ों गलत चीज़ों को उठाने का काम करूँगा। आगे जब भी हाउस और विधानसभा हमारी लगेगी उसमें इन सारे मुद्दों को उठाऊँगा। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बात और इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार आज कुरुक्षेत्र में, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, मेरे मदीना का एक ईमानदार एक युवा, उसको अपनी जान गंवाकर इस ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वहाँ के भ्रष्ट जो उसके अधिकारी हैं, जिनको वहाँ के लोकल विधायकों का पूर्ण आशीर्वाद है, वो उनके कमाऊ पूत हैं, जिन्होंने उसको ब्लैकमेलिंग
और उसके साथ जिस प्रकार का खेल खेला उसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो एक ईमानदार होनहार युवा उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। और किस प्रकार से उसने हॉस्पिटल में मरते हुए उस वीडियो में उन अधिकारियों की पोल खोलने का काम किया है। और आज तक ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके ऊपर पुलिस ने, कुरुक्षेत्र पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप दावे इतने बड़े बड़े ईमानदारी और भ्रष्टाचारी करते रहे, कुछ तो शर्म करो कि एक ईमानदार युवा ने अपनी ईमानदारी के लिए उस पर खड़ा रहते हुए अपनी जान देना मुनासिब समझा, लेकिन उनके भ्रष्टाचारों के सामने झुकना नहीं गया। कम से कम उसकी सीबीआई जांच करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करना चाहिए। मैं ये आप सब के माध्यम से इस सरकार को, इसके कान खोलते हुए इनको अंधी बहरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि बातें ना करे, धरातल पे इम्प्लीमेंट करके दिखाए इन चीज़ों को, ताकि लोगों में सरकार के प्रति एक विश्वास बने। ये बातें नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की कार्यशैली है उसमें सिर्फ बातों के अलावा धरातल पे कुछ नज़र नहीं आता।